समस्याओं का समाधान हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे चैप्टर है हमारा प्लांट किंगडम। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, बहुत मजा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, और ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा इतने शानदार टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए जी, ठीक है, हम प्लांट किंगडम की बात करनी शुरू करें। अब सुनना सब लोग, पढ़ाई पे ध्यान दो। प्लांट किंगडम की हम बात करना शुरू करें तो प्लांट किंगडम में मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दी, एक बार सब लोग ध्यान से सुन लेना, एक बार रिवाइज करो, रिकैप करो। प्लांट किंगडम में हमने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया इसका क्लासिफिकेशन, यानी प्लांट्स को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है वो पढ़ना शुरू किया। अब क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा इसका एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन, और एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन कहता था कि इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया जाए, लेकिन ये अलाउ नहीं किया गया था। फिर दूसरा जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था वो था बच्चों प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, और प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस के आधार पर प्लांट्स को डिवाइड किया जाता है कि कौन से ऑयल मिलता है, कौन से फाइबर मिलता है, कौन से वुड मिलती है, उनके आधार पर। ठीक है, और फिर हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आ गया था जिसको कहा था हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के दो एग्जांपल थे, एक कैरोलस लिनियस का क्लासिफिकेशन और एक एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन, ये पढ़ लिया। और उसके बाद में जो आया था नेक्स्ट वो था आपके फोर्थ नंबर, दैट वन इज नेचुरल क्लासिफिकेशन, और इसमें बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन आ गया था। और लास्ट एंड फाइनल फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन था, और उसमें दो तीन एग्जांपल मैंने बताए थे, जैसे एंगलर एंड प्रेटल का क्लासिफिकेशन, फिर ऑस्टवाल्ड टिपो का क्लासिफिकेशन और हचिंसन क्लासिफिकेशन। ये तीन क्लासिफिकेशन इसमें थे, और जिनको ये तीनों क्लासिफिकेशन आ गए हैं, जिनको ये तीनों क्लासिफिकेशन अगर अच्छे से समझ में आ गए तो प्लांट किंगडम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर हो चुके होंगे। जैसे जैसे आप लोग सब आंसर बताएंगे मुझे जल्दी से। सबसे पहले फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट, बताओ जल्दी से आंसर लिखो। फर्स्ट एम्ब्रियो किसमें बना? पहले का आंसर लिखेंगे, एक नंबर का आंसर खुद लिखेंगे, वन नंबर में आंसर लिखो। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट वेस्क्यूलर टिश्यू किसमें बना? जल्दी आंसर बताइए। फिर थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पोलन ट्यूब किसमें बनी? जल्दी आंसर। फिर फर्स्ट एम्ब्रियो एंड वेस्क्यूलर टिश्यू किसमें बना? जल्दी से आंसर दीजिए जी। इन तीनों चारों क्वेश्चन के आंसर आप देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको पिछली वाली चीजें समझ में आ गई है, अदरवाइज नहीं आई। जल्दी फटाफट क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दीजिए। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं जिसमें पहली बार एम्ब्रियो बना? कौन सा? तो वो था जी ब्रायोफाइटा। याद आया? हमारे गुरुजी कैसे पढ़ाई करते थे कि बेटा थेलो हो, थेलो तो फाटियो, तो थेलो फाटियो मतलब है थेलोफाइटा। ठीक है, थेलो क्या फाटियो भाई? तो थेलो फाटियो, बाको बाको फाटियो मतलब है ब्रायोफाइटा। फिर थेलो फाटियो टेडो, टेडो फाटियो मतलब टेरिडोफाइटा, है ना, इस टाइप से। तो ये पहला ब्रायोफाइटा जिसमें एम्ब्रियो बना। फिर दूसरा फर्स्ट वेस्कुलर टिश्यू किसमें बना? टेरिडोफाइटा में बनना शुरू हुआ। पहली बार पोलन ट्यूब जिम्नोस्पर्म में बननी शुरू हुई, और लास्ट में एम्ब्रियो और वेस्कुलर टिश्यू दोनों एक साथ, तो याद आएगा टेरिडोफाइटा। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मजा आ गया भाई साहब। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई ना, देखना प्लांट किंगडम का भाई साहब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला, धुआं उड़ा दिया जाएगा। प्लांट किंगडम ऐसे चुटकियों में प्लांट किंगडम के क्वेश्चन बनेंगे। देखना जितने एग्जांपल आपके एनसीईआरटी देते हैं सारे के सारे एग्जांपल आप एक चुटकियों में कर देंगे, इसके कोई ज्यादा टेंशन वाली चीज नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे आगे की कहानी बताओ। आई थिंक आप पिछले वाले टॉपिक से जुड़ चुके हो, जितना प्लांट किंगडम में टॉपिक हुआ था उससे आप कनेक्ट हो चुके हो एक बार। तो बताइए मैं आगे स्टार्ट कर दूं इसमें? एक बार जल्दी से ग्रीन सिग्नल दे दो, जल्दी से ग्रीन सिग्नल। पिछले वाले टॉपिक से अगर आप कनेक्ट हो गए तो मैं आगे स्टार्ट कर दूं। फिर ये इतनी चीज मैंने क्यों बताई वो इसलिए बताई क्योंकि आप पिछले वाले टॉपिक को एक बार रिकैप कर लें और उससे कनेक्ट हो जाए, तो हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको चीजें कनेक्ट होती चालू हो जाएगी और मजा आना शुरू हो जाएगा जी। बोलो जल्दी से, चालू किया जाए आगे का। बॉटनी में परफेक्ट हो जाओगे, टेंशन मत लो। एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा बॉटनी में आपका, ये परफेक्ट है। बस जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लीजिए बस। बॉटनी में एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना श्योर रहिए आप। ओके जी, ओके, हरा हो गया है पूरा चैट बॉक्स। चलिए जी, तो अब देखो आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा टेक्सोनॉमी। ध्यान से सुनना बेटा जी, है ना। थोड़ा सा टॉपिक दे रखा है, वैसे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक हमारे टेक्सोनॉमी का भी दे रखा है। हमने कहा प्लांट को हमने डिवाइड किया था अलग अलग साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग, अलग अलग साइंटिस्टों ने उसको अलग अलग बेसिस पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। हम सबसे ज्यादा किसको हम बेसिस मानते हैं या किसको एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन मानते हैं? वो होगा आपके ऑस्वाल्ड टिपो का क्लासिफिकेशन। ठीक है सर। अब इसमें कुछ टेक्सोनॉमी भी की जाती है। टेक्सोनॉमी मतलब प्लांट को डिवाइड करने का तरीका या प्लांट को क्लासिफाई करने का तरीका, जिस रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं वो टेक्सोनॉमी होती है। अब टेक्सोनॉमी कौन कौन सी देखी हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? तो बेटा जी उसमें दो तीन टेक्सोनॉमी देखी। जैसे एक टेक्सोनॉमी है वो तो है आपकी साइटो टेक्सोनॉमी। देखना बहुत सिंपल है, बस आपको चीजें ऑब्जर्व करनी है और कहां गलती करवा सकता है ना ये चीज ऑब्जर्व करनी है। अरे हमको चीजें याद नहीं करनी है, हमको तो ये याद करना है कि गलती कहां करवाएगा। अगर आपको ये पता चल गया कि मेरे को ये एग्जामिनर इस पॉइंट में गलती करवाएगा तो फिर करवाना गलती, मेरे को तो पता है गलती करवा सकता था, वो मैंने ठीक कर दिया। कैसे होगा? तो इसलिए यहां देखिए साइटो टेक्सोनॉमी क्या होता है। तो सबसे पहली चीज प्यारे बच्चों, अरे मेरे रसगुल्लो, साइटो का मतलब तो सब लोग जानते हो ना। साइटो मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब तो गुरुजी सेल होता है। सेल होता है, इसका मतलब साइटो टेक्सोनॉमी होगा। ये किसके बेसिस पर होगा जी? साइटो टेक्सोनॉमी किसके बेसिस पर होगा? तो साइटो टेक्सोनॉमी तो किया जाता है वो सेल के कैरेक्टर के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सेल्यूलर कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्यूलर कैरेक्टर ऑफ प्लांट, कि जो प्लांट के सेल के कैरेक्टर होते हैं उनके बेसिस पर अगर हम करते हैं तो उसको कहते हैं साइटोटेक्सोनॉमी। अब सर कौन कौन से सेल्यूलर कैरेक्टर आ सकते हैं? तो देखो फॉर एग्जांपल कौन कौन से? जैसे क्रोमोसोम का नंबर, देखना क्रोमोसोम नंबर कि सेल में कितने क्रोमोसोम है भाई। जैसे ह्यूमन में कहा 46 है, यस। पी में प्लांट में आपने कहा मटर में कितने हैं, तो आपने कहा 14 है। फिर ड्रोसोफिला में पूछा कितने, 8 है। तो ये सेल का कैरेक्टर हुआ ना। अब ह्यूमन की कोई सी भी सेल ले लो आप, लीवर की सेल ले लो, स्किन की ले लो, हार्ट की ले लो, किडनी की ले लो, आंख की ले लो, नाक की ले लो, कहीं की सेल ले लो, हमेशा कितने क्रोमोसोम मिलेंगे? 46 मिलेंगे। इसका मतलब है क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेलुलर कैरेक्टर हुआ। ठीक है, दूसरा ऐसे ही हम वो लिखे तो क्या जाएगा? क्रोमोसोम शेप, क्रोमोसोम की जो शेप होती है ना वो भी किसमें आता है? वो भी साइटोटेक्सोनॉमी में आता है, क्रोमोसोम की शेप। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए ह्यूमन की किडनी सेल जो है इसमें एक नंबर क्रोमोसोम जो है वो मेटासेंट्रिक है। मेटासेंट्रिक मतलब जिसमें सेंट्रोमियर बीचों बीच हो या दोनों आर्म्स की लेंथ बराबर हो। तो जितनी भी सेल होंगी सभी में 1 नंबर वाला मेटासेंट्रिक ही मिलेगा। तो शेप जो होगी या साइज जो होगी वो क्या रहेगी? हमेशा सेम। तो क्रोमोसोम की शेप, क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम की साइज, ये सारे के सारे कैरेक्टर किसमें आते हैं? साइटोटेक्सोनॉमी। यानी इन कैरेक्टर के बेस पर टेक्सोनॉमी करेंगे तो वो हो जाएगी साइटोटेक्सोनॉमी। यहां तक क्लियर हुआ? अब दूसरा क्या आएगा? तो सेकंड टाइप जो आता है इसमें उसको कहते हैं अपन कीमोटेक्सोनॉमी। क्या जाएगा बच्चों?
कीमोटैक्सोनॉमी। अब कीमोटैक्सोनॉमी में आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, कीमो मतलब क्या हुआ सर, केमिकल, कीमो मतलब केमिकल और साइटो मतलब सेल। तो यहां पर क्या होगा, कीमो मतलब केमिकल की रिगार्डिंग बात हुई, तो इसका बेसिस क्या माना जाएगा, फिर क्या बेसिस माने भाई इसका, तो चलिए बेसिस लिखते हैं। किस बेसिस पे होगा कीमोटैक्सोनॉमी में, तो कीमोटैक्सोनॉमी में होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट, कि प्लांट में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, यानी प्लांट की बॉडी कौन सी केमिकल से बनी है, प्लांट की सेल वॉल कौन से केमिकल से बनी है, प्लांट में जो भी प्रोटीन है वो कौन से केमिकल से, यानी किस टाइप की प्रोटीन है, तो कौन सा केमिकल प्लांट में यूज हो रहा है, प्लांट के स्ट्रक्चर में कौन से केमिकल्स यूज किए गए, उनके बेसिस पे जो होगा उसको कहा जाएगा कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल क्या आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट, यहां करेंगे आप लोग गलती, कहां पर, अब जो बताने जा रहा हूं यहां पर कैसे, तो इसमें एक एग्जांपल आता है, जैसे डीएनए की सीक्वेंसिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग जो होती है वो कीमोटैक्सोनॉमी का पार्ट होती है। अब जनरली क्या होता है, हम लोग माइंड में ये रहता है कि यार क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेल में आया, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है वो सेल में आ गई, क्रोमोसोम की शेप है, क्रोमोसोम का साइज है, वो सारे के सारे साइटों में आते हैं। तो डीएनए सीक्वेंसिंग भी किस में आता होगा, तो डीएनए सीक्वेंसिंग भी साइटों में आता होगा, क्योंकि डीएनए और क्रोमोसोम तो सेम चीज मान के चलते हैं हम लोग। लेकिन ध्यान रखना, डीएनए सीक्वेंसिंग साइटों का पार्ट नहीं है, डीएनए सीक्वेंसिंग किसका पार्ट है, बोलो किसका पार्ट है, डीएनए सीक्वेंसिंग कीमो का पार्ट है, ये ध्यान रखना है बेटा। क्यों, क्योंकि डीएनए सीक्वेंसिंग जो होता है वो सेंगर मेथड से होता है, साइंटिस्ट का नाम है सेंगर, उस मेथड से किया जाता है और उसमें डीडीएनटीपी यूज होता है। ठीक है, तो केमिकल यूज किए जाते हैं उसमें सीक्वेंसिंग करने के लिए, इसीलिए कहा जाता है कि डीएनए सीक्वेंसिंग कीमोटैक्सोनॉमी का पार्ट होगा, ना कि साइटोटैक्सोनॉमी। यानी डीएनए सीक्वेंसिंग के बेसिस पे अगर हम टैक्सोनॉमी करते हैं, दैट वन इज कॉल्ड कीमोटैक्सोनॉमी, और क्रोमोसोम के नंबर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के शेप, क्रोमोसोम के साइज, इनके बेसिस पे करते हैं, दैट वन इज कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी। क्लियर हुए दोनों कॉन्सेप्ट, परफेक्ट है। चलिए अब आएगा थर्ड नंबर, थर्ड नंबर कौन सा, तो थर्ड वन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये थर्ड बनाता है। और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो होगा बेटा, वैसे तो देखो इसके नाम में आपको आइडिया लग गया होगा, नाम से आइडिया लग रहा है, नहीं लग रहा, तो न्यूमेरिकल फिजिक्स में खूब आपने वर्ड यूज करते हैं, सर न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, अरे सर माथा खराब हो गया, न्यूमेरिकल नहीं हो रहे। न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल मतलब जहां पर भी नंबर से रिलेटेड बात हो, जहां पर भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात हो, वो है ये। अब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कैसे होता है, क्या कहता है, वो थोड़ा समझे देखो। तो सबसे पहले तो ये जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो होता है ना बच्चों, इसके नाम होते हैं अलग अलग, जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अदर नेम लिख दूं मैं, क्या और कहा जाता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को, और क्या कहा जाता है वो लिख रहे हैं, तो और क्या नाम होगा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का, तो इसके जो नाम होते हैं ना बेटा जी, इसको कहा जाता है एटीपी। एटीपी सर क्या होता है, एटीपी का मतलब है यहाँ पर तीन नाम है, पहला इसी को कहा जाता है एडनसोनियन टैक्सोनॉमी, एडनसोनियन टैक्सोनॉमी इसको कहा जाता है। दूसरा, इसी का दूसरा नाम होता है टैक्सेमेट्रिक्स, टैक्सेमेट्रिक्स टैक्सोनॉमी, ये भी इसको कहा जाता है। पी4 होता है फेनेटिक्स, फेनेटिक्स टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है इसको, और कई जगह न्यूमेरिकल की जगह मैथमेटिकल टैक्सोनॉमी भी लिखा जाता है। ठीक है, यहां पर न्यूमेरिकल की जगह, क्योंकि न्यूमेरिकल तो मैथमेटिक्स लिख सकता हूं मैं, तो कई बार कंफ्यूज नहीं होना, मैथमेटिकल टैक्सोनॉमी भी लिखा जा सकता है, ये भी तीनों इसके नाम है, एटीपी से ध्यान रखना, एटीपी, एडनसोनियन टैक्सेमेट्रिक्स और फेनेटिक्स टैक्सोनॉमी भी इसको कहा जाएगा। ठीक, अब इसमें होता क्या है, तो वैसे देखो इसके नाम से आइडिया लग रहा होगा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है इसमें क्या किया जाता है, इसमें बेटा प्लांट का जो भी कैरेक्टर है, प्लांट के जितने भी कैरेक्टर जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, अब जो कैरेक्टर मेरे को दिखता ही नहीं है उसको तो कैसे देखूंगा भाई मैं, जो कैरेक्टर ऑब्जर्वेबल है यानी जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, उस कैरेक्टर को हम पर्टिकुलर एक नंबर या कोड असाइन करते हैं। सर समझ में नहीं आया कैसे कोड असाइन करते हैं, जैसे जैसे मान लेते हैं ये प्लांट है, ये प्लांट है, इस प्लांट में मुझे दिखता है कि इसकी लीफ जो है ना वो है ग्रीन कलर की। अब बताओ ये कैरेक्टर ऑब्जर्व हो रहा है क्या आपको, हाँ सर ऑब्जर्व तो हो रहा है। अगर ये कैरेक्टर ऑब्जर्व हो रहा है तो आपने इस कैरेक्टर को क्या किया, एक नंबर या कोड असाइन कर दिया, कैसे कि अगर प्लांट की लीफ ग्रीन होगी तो मैं इसको 1 नंबर दे दूंगा, और प्लांट की लीफ अगर येलो होगी तो मैं इसको वहां पर 0 नंबर दे दूंगा। बताओ कोड असाइन हुआ कि नहीं हुआ, या नंबर असाइन हो गया ना। ऐसे इस प्लांट के जितने भी कैरेक्टर है ना जो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, उन सभी को एक कोड असाइन हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया इसका जो स्टेम है इसमें वुड मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऑब्जर्व किया जा सकता है, अगर वुड मिलेगी तो 1 नंबर दे देंगे, वुड नहीं मिलेगी तो 0 नंबर दे देंगे। तो जितने भी कैरेक्टर बेटा इसमें पॉसिबल है जो ऑब्जर्व हो सकते हैं, उनको सबको क्या कर दिया हमने, एक कोड असाइन कर दिया। तो यहां लिख सकते हैं इसमें सबसे पहले क्या इवेंट हुआ, तो ए स्पेसिफिक कोड और नंबर असाइंड, स्पेसिफिक कोड और नंबर असाइंड टू कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट, कि प्लांट के कैरेक्टर को हमने क्या कर दिया, एक स्पेसिफिक कोड या नंबर असाइन कर दिया। ठीक है, तो जितने भी नंबर हैं, जितने भी आपके कैरेक्टर, सबके नंबर असाइन हो गए, कोड असाइन हो गया। अब क्या करेंगे, इन नंबर की या कोड की कैलकुलेशन की जाएगी। कौन करेगा कैलकुलेशन, कंप्यूटर की हेल्प से। यानी सेकंड पॉइंट क्या होगा, तो कैलकुलेशन बाय कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की हेल्प से हम कैलकुलेशन कर देंगे जिसमें। ठीक है सर, इसलिए क्या कहते हैं इसको न्यूमेरिकल। तो इसका फायदा क्या हुआ हमारे लिए, हमने सारे कैरेक्टर को एक कोड असाइन कर दिया, नंबर दे दिया, फिर उन कोड की हमने कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि कैलकुलेशन करनी है कंप्यूटर को, हमारे को नहीं करनी। और जब कंप्यूटर को कैलकुलेशन करनी होती है, इसका मतलब है कि वहां पर थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर को एक साथ यूज किया जाता है। उस प्लांट में मान लीजिए 1000 कैरेक्टर है, तो 1000 के 1000 कैरेक्टर एक साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हमारे को तो करनी नहीं, किसको करनी है, कंप्यूटर को करनी है। इसीलिए इस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का सबसे बड़ा बेनिफिट अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा बताइए। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट या सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है, तो यहां पर पॉइंट लिख दिया मैंने, इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा बताइए। तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होता है कि थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स आर साइमल्टेनियसली यूज्ड, कि थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स होंगे उनको साइमल्टेनियसली यूज किया जा सकता है, एक साथ यूज किया जा सकता है। ठीक है, बेसिस क्या है, बेसिस यही स्पेसिफिक कोड दे दिया आपने, स्पेसिफिक कोड दे दिया तो वो न्यूमेरिक नंबर मिल जाएगा। तो जब कैलकुलेशन करोगे तो प्लांट के नंबर आएंगे ना, किसी के मान लीजिए 10 आए, किसी के 20 आए। फॉर एग्जांपल आपको करके बताता हूं, देखो कैसे होता है। ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कैसे होती है देख लो, है ना। आप लोगों को, मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे, आप आइंस्टीन से कम थोड़ी ना भाई साहब, अरिस्टो बैठे हैं हमारे पास बहुत सारे, है ना, एरिस्टोटल बैठे हैं हमारी क्लास में बहुत सारे, तो एरिस्टोटल जो बैठे हैं उनको तो समझाना पड़ेगा कैसे होगा। ठीक है, देखो जैसे ये 3 प्लांट है हमारे पास, ए बी और सी, इनकी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी करनी।
सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आप इसको कोड असाइन करने वाले कोड दोगे। तो इनको जब एक कोड दोगे तो आपने लिखा कि प्लांट की हाइट, ठीक है, प्लांट की हाइट जो है वो अगर टॉल हुआ तो इसको 1 नंबर और डॉर्फ हुआ तो उसको 2 नंबर ये दे देंगे। तो ये प्लांट के टॉल इसलिए 1 नंबर, ये प्लांट टॉल इसलिए 1 नंबर, ये डॉर्फ इसलिए 0 नंबर दे दिया। फिर आएगा लीफ कलर, अरे पढ़ लो थोड़ा, पढ़ लो रे, इधर पढ़ लो तुम, अरे छोरो पढ़ो इधर, है ना, बदमाशी मत करो, ठीक है, इधर पढ़ो। हाँ, तो लीफ का कलर, अब लीफ का कलर क्या होगा, या तो ग्रीन या येलो। अगर ग्रीन है तो 1 नंबर, येलो है तो 2 नंबर, 0 नंबर। तो हमने कहा जी इसको 1 नंबर मिला, इसको 0 मिला, इसको भी 0 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मान लेते हैं फ्लावर का कलर। अब फ्लावर का कलर क्या होगा, तो हमने कह दिया पर्पल या व्हाइट, पर्पल है तो 1 नंबर, व्हाइट है तो 0 नंबर, इसको 1, इसको 1, इसको 0। अब करो कैलकुलेशन। अब कंप्यूटर क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा, तो ए वाले को मिले 3 नंबर, इसको मिले 2 नंबर, इसको मिले 0 नंबर। तो बताओ इन तीनों प्लांट में से ए जो है वो बी के ज्यादा नजदीक है या सी के ज्यादा नजदीक है, ये बताओ, बताइए आप जल्दी से। ये नोट नहीं करना, ये तुम्हें समझा रहा हूं, अरस्तु जो है ना उनको समझा रहा हूं मैं। हमारे पास बहुत सारे अरस्तु हैं, कैरोलस लीनियस हैं, है ना, थियोपेस्टस हैं, ठीक है, बहुत सारे मेंडल भी बैठे हमारे पास, तो इनको समझाना जरूरी है। तो अब बताओ, अरे बताओ, हाँ छोरियां, छोरियां कह रही है कि गुरुजी छोरियां भी तो बैठी है, छोरियां क्यों बैठे, हाँ छोरियों तुम बताओ, हाँ मारी छोरियां क्या छोरों से कम है क्या, है मारी छोरियां कहीं छोरों से कम है क्या, बताओ छोरियों। ए जो है ये बी के ज्यादा नजदीक है या सी के ज्यादा नजदीक है, बताओ सबके सब जल्दी से, ए के ज्यादा नजदीक या बी के। अरे सिर्फ बी लिखना है, बी नहीं लिखना है, अरे क्या कर रहे हो भाई, ए किसके ज्यादा नजदीक है, सिर्फ बी के, बी बोलना है, ए जो है वो बी के ज्यादा नजदीक है, बी नहीं लिखना है, क्लेश हो जाएगा भाई साहब, क्लेश हो जाता है डबल बी लिखते ही। ए जो है वो बी के ज्यादा नजदीक है सी के कंपैरिजन में। बताओ टैक्सोनॉमी हुई कि नहीं हुई, न्यूमेरिकल्स के बेस पे हुई कि नहीं हुई, टैक्सोनॉमी हुई ना, इसी को कहते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया है, जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो, तुरंत समझ गए अब। ये होती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसको कहा जाता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, है ना। हाँ आ जाओ। हाँ ठीक है, बढ़े आगे। हम्म चलिए, तो टैक्सोनॉमी वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। अब बेटा मैं ना चैप्टर आपके, मुझे वैसे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थैलोफाइटा एल की पढ़ानी शुरू कर देनी चाहिए, थैलोफाइटा शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन आपको पहले एक बेसिस सिखा रहा हूं मैं। ये बेसिस अगर आपने सीख लिया, मैं आपको बता रहा हूं, ये बेसिस है ना, आपको पूरे YouTube पर आप पढ़ोगे तो 99% लोग इस बेसिस को नहीं बताते, 99% लोग इस बेसिस को नहीं पढ़ाते हैं, चाहे आप YouTube पे पढ़ें और चाहे आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ें और चाहे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ें। मैं किसी का स्पेसिफिक नाम लेकर नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग 1.5 लाख रुपए फीस देते हैं, लेकिन फिर भी ये बेसिस नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि उनको सिलेबस पूरा करवाने की जल्दी होती है, सिलेबस करवाना है उनको, जनवरी में सिलेबस करवा के निपटा देना है, फिर बच्चा चाहे पढ़े या नहीं पढ़े उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पैसे सिलेबस करवाने के लिए थे, वो हमने करवा दिए। और आप लोग, गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है, गलती है हम लोगों की, गलती है आप लोगों की, क्योंकि आपको ज्यादा जरूरी है सर सिलेबस जल्दी होना चाहिए। इस चीज की आपको कभी कोई फिक्र नहीं होती है कि आपको अच्छे से चीजें आती है या नहीं आती है, इसीलिए 3-3 साल बैठना पड़ता है, इसलिए 4-4 साल नीट की एग्जाम देनी पड़ती है। एक बार ढंग से पढ़ लिया होता तो दूसरे साल एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है, ये दुनिया इतनी बुरी इसलिए नहीं है कि इस दुनिया में बुरे लोग बहुत ताकतवर हैं। ये सुना होगा आपने, सनी देओल का डायलॉग है एक मूवी का, ये दुनिया इतनी बुरी इसलिए नहीं है कि यहाँ पर बुरे लोग ताकतवर हैं, ये दुनिया इसलिए बुरी है क्योंकि बुराई को झेलने वाले बहुत कमजोर हैं। हम लोग इतने कमजोर हैं कि अगर वो जनवरी में सिलेबस होता है तो भी हम ज्यादा राजी हैं, इसलिए सिलेक्शन के लिए हमको 4-4 साल वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो समझिए, पहले समझिए कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, उसके बाद में टेबल बनाऊंगा, और वो टेबल अगर आप यहां सीख लेना, गारंटी लेता हूं, उसके बाद में आप रोक करके दिखा देना, आप खुद अपने आप कमेंट्स करेंगे कि सर आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, बिना कहे आप खुद लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितनी चीजें आपको क्लियर हुई और आज तक आपको वो चीजें क्लियर थी या नहीं थी। बस अगले 10-15 मिनट तक बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और देखिए सबसे पहली चीज मैं यहां पर 2 वर्ड लिखने जा रहा हूं जी। क्या? पहला वर्ड है थैलस, ठीक है, ये डबल एल में वापस लिख देता हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी कई लोगों की। एक वर्ड तो होता है थैलस और एक वर्ड जो आता है वो आता है कोर्मोफाइट। ठीक है बेटा जी, कोर्मोफाइट्स, इनका क्या मतलब होता है समझिए आप, क्योंकि वर्ड बहुत काम आने वाली, टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपके ये चैप्टर में। क्या? अब देखिए क्या होगा, वो ये कि ये जो कोर्मोफाइटा और थैलस जो है, इसका क्या मतलब होता है? थैलस का क्या मतलब होता है बेटा कि थैलस वर्ड जो होता है वो हमेशा बॉडी के लिए आता है। पहली चीज ये ध्यान रखो, थैलस वर्ड किसके लिए आता है? बॉडी के लिए आता है। लेकिन क्या हर बॉडी के लिए थैलस वर्ड यूज किया जा सकता है? नहीं, हर बॉडी के लिए थैलस वर्ड यूज नहीं होता। थैलस वर्ड कौन सी बॉडी के लिए यूज होता है? जिस बॉडी में ना तो ट्रू टाइप की रूट हो, ना ट्रू टाइप का स्टेम हो, ना ट्रू टाइप की लीफ हो, जिसमें तीनों ही चीजें एब्सेंट हो, उसको कहा जाता है थैलस। यानी थैलस इसका मतलब क्या होगा यहां पर? ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ एब्सेंट, उसको क्या बोला जाएगा बेटा? उसको कहा जाएगा थैलस। फॉर एग्जांपल, ऐसा किसमें पाया जाता है? तो ऐसा पाया जाता है आपके थैलोफाइटा में। देखो नाम से ही पता चल रहा है, ये तो थैलोफाइटा, थैलस प्लस फाइटा, जिसकी बॉडी थैलस की जैसी उसको थैलोफाइटा या एल्गी कहा जाता है। और दूसरा इसमें आ जाएगा ब्रायोफाइटा। अब आप कहेंगे सर ब्रायोफाइटा में क्या ट्रू रूट नहीं होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है, ध्यान रखना। रूट के जैसी दिखने वाली स्ट्रक्चर्स मिलती है, रूट नहीं होती है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स मिल जाती है, लेकिन ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू रूट तीनों ही इसमें एब्सेंट होते हैं, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। तो फिर कोर्मोफाइट्स क्या होते हैं? कोर्मोफाइट का मतलब होता है जिस प्लांट में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ तीनों प्रेजेंट हो, उसको कोर्मोफाइटा कहा जाता है। इसका मतलब इस प्लांट में क्या होगा? ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ प्रेजेंट। जब तीनों चीजें प्रेजेंट होती है, दैट वन इज कॉल्ड कोर्मोफाइट्स। क्या बोला जाएगा? उसको कोर्मोफाइटा कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों? एग्जांपल हो जाएगा इसका टेरिडोफाइटा। यहां से आपको एक चीज और क्लियर हुई। क्या? पहली बार टेरिडोफाइटा में क्या बना? ट्रू रूट बनी, ट्रू स्टेम बना और ट्रू लीफ बनी। सुनिए कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखो कोई कहता है ना कि बोट नहीं रखने वाला, अब उसको अगर अगली बार बोले ना, एक चमाट लगाना कान के नीचे, रखने वाला इधर बैठ, मैं सिखाता हूं तेरे को रखने वाला कैसे। पहली बार ये क्या बना? ये क्या है बना?
बताओ, तो ये तो है जी इसकी लीफ, हाँ, ये क्या है इसका स्टेम, ये क्या है इसकी रूट। पहली पहली बार तीनों ट्रू टाइप के किसमें बने, टेरिडोफाइटा में। और आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कि रूट अगर बन गई है तो रूट तो भाई साहब, रूट भाई साहब नहीं मानने वाली, रूट तो पानी का एब्जॉर्प्शन करेगी। अरे पानी पिएगी कौन, पिएगा बताओ जल्दी से बताओ। पानी पिएगी कि नहीं पिएगी, पानी का एब्जॉर्प्शन करेगी ना, हाँ। तो रूट ने पानी ले लिया, अब रूट ने पानी ले लिया तो पानी को कहां पहुंचाना पड़ेगा, कहां पहुंचेगा, वो पहुंचेगा लीफ के पास। तो पानी को लीफ के पास पहुंचाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी लाला, किसकी जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ने वाली है एक टिश्यू जिसको कहते हैं जाइलम। अब लीफ के पास पानी पहुंचा, प्रू लीफ थी तो इसने क्या किया, फूड बनाया, तो कहां गया फूड, नीचे क्या बन गया, फ्लोएम। इसीलिए टेरिडोफाइटा में पहली बार वेस्कुलर टिश्यू भी इसीलिए बना। समझे कुछ, कुछ समझे विनोद। पहली पहली बार वेस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइटा में क्यों बनाया गया, क्योंकि पहली बार ट्रू टाइप की लीफ, ट्रू टाइप का स्टेम, ट्रू टाइप की रूट पहली पहली बार कहां पर बनी, टेरिडोफाइटा में बनी भैया। तो इसलिए यहां पर ये तीनों वेस्कुलर टिश्यू यानी दोनों वेस्कुलर टिश्यू भी यहां पर पहली बार बन गए। बोलो जी, कॉन्सेप्ट लगाया आपने, कॉन्सेप्ट जुड़ा या नहीं जुड़ा, परफेक्ट है। हाँ जी, अब आ जाइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा, तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी वो होता है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा क्या होता है बेटा, जिस प्लांट में सीड प्रेजेंट होते हैं, जिस प्लांट में सीड प्रेजेंट हो गए यानी सीड का फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफाइटा कहा जाता है। जिसमें सीड बनेगा, जिसमें सीड बनेगा उसको स्पर्मेटोफाइटा कहा जाता है। फॉर एग्जांपल किसमें बनता है जी पहली पहली बार सीड, जिम्नो में, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियो, अच्छा उसके पूरे नहीं लिखे थे मैंने, एंजियोस्पर्म है ना। और यहाँ पर टेरिडो तो ही, टेरिडो के साथ में जिम्नो भी आ जाएगा, आ नहीं अगले वाले तो, और एंजियो भी आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद में आता है कि जिसको कहते हैं अपन नेक्स्ट, ठीक है, तीन टर्मिनोलॉजी हो चुकी है, अब चौथी टर्मिनोलॉजी। चौथी में क्या होता है, तो हम देखिए कहते हैं फेनेरोगेम्स, एक वर्ड यूज किया जाता है, फेनेरोगेम्स इसको कहा जाता है। फेनेरोगेम्स होते क्या, फेनेरोगेम्स का मतलब होता है ऐसा कोई भी प्लांट जिसमें जिसमें क्या हो, या तो फ्लावर या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहां आ जाएगा फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स क्या होते हैं, प्लांट जिसमें फ्लावर या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, फ्लावर और फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, फ्लावर के जैसी स्ट्रक्चर भी हो तो भी चलेगा, स्ट्रक्चर प्रेजेंट, उसको कहते हैं फेनेरोगेम्स। किसमें होती है बेटा ऐसा, तो ये मिलता है जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में ऐसा मिलेगा, और एंजियोस्पर्म में भी ऐसा ही मिलेगा, ये लीजिए, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ऐसा मिलता है जी। और एक लिखना चाहो तो आप क्रिप्टोगेम्स भी लिख सकते हो। क्रिप्टोगेम्स क्या होता है, ये मैं पीछे बता चुका हूं। वैसे क्रिप्टोगेम्स किसको कहते हैं, जिस प्लांट में फ्लावर या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर क्या हो जाए एब्सेंट, तो फ्लावर या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स, फ्लावर या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स एब्सेंट, उसको क्या बोला जाएगा, उसको कहते हैं अपन क्रिप्टोगेम्स। जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल क्या लिखूंगा बताओ, तो एल्गी लिख सकता हूं मैं, एल्गी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा हो जाएगा, ब्रायोफाइटा में भी नहीं बनता, और टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें आपके फ्लावर या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं बनती है। हाँ, तो ये आपके तीन चार टर्मिनोलॉजी हैं जो अपने को ध्यान रखनी है, क्लियर है यहां तक। हाँ सृष्टि, टेरिडोफाइटा में एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो तो ब्रायोफाइटा में भी बनता है जी, उसका क्यों नहीं पूछा पहले तो ये बताओ। हाँ सृष्टि बेटा, बात तो मेरे को क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपका कि सर टेरिडोफाइटा में एम्ब्रियो बनता तो सीड क्यों नहीं बनता, ठीक है आंसर दे दूंगा इसका। लेकिन पहले तो ये बताओ मुझे कि एम्ब्रियो तो ब्रायोफाइटा में बन जाता है, उसके साथ बेचारे के साथ नाइंसाफी क्यों की, उसका नाम क्यों नहीं लिया। हाँ जी, अनुराग कह रहे हैं क्रैश कोर्स में भी ऐसा कंटेंट मिलेगा। बेटा क्रैश कोर्स का टाइम कम है ना, तो उसमें इतना टाइम थोड़ी ना लगाऊंगा। फास्ट ट्रैक कोर्स जो है उसमें थोड़ा टाइम कम है, तो उसमें इतना टाइम थोड़ी लगेगा जितना टाइम आपको लगा रहा हूं। बायोलॉजी क्लास में आपको 17 18 लेक्चर में पढ़ाया मैंने, वहां 18 लेक्चर में थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, वहां थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। हाँ सृष्टि अभी बता दूंगा ना, वो आ जाएगा आगे, आगे जब पढ़ेंगे अपन तब आ जाएगा वो, ठीक है ना, क्योंकि सीड तब बनता है जब ओव्यूल होते हैं, जिसमें ओव्यूल होता है उसमें सीड बनता है, तो टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा में ओव्यूल होता ही नहीं है इसीलिए। ओके ओके जी। अब चलिए, अब यहां पर दो वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूं, दो वर्ड क्या, सबसे पहला, अब आप लोग सभी लोग अभी जो मैं कह रहा हूं उसके लिए एक बार के लिए सिर्फ आप लिखना छोड़ दें एक बार, और पहले ध्यान से सुने। एक तो होता है बेटा स्पोरोफाइट, एक वर्ड तो यहां पर ये काम आने वाला आपके पूरे चैप्टर में, और एक वर्ड बार बार काम में आएगा गैमेटोफाइट। ध्यान से सुन लेना बच्चों, बहुत काम की चीज है। अगर ये बात नहीं सुनी ना तो ये मान के चलना प्लांट किंगडम है ना आपके 50% तो वैसे बाउंसर जाएगा। फिर अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं सुने तो 50% बाउंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे कैसे होगा, देखो सबसे पहले चीज सुनिए, स्पोरोफाइट जो मैंने लिखा, तो आपको पहले तो इनकी प्लॉइडी ध्यान रखनी पड़ेगी। स्पोरोफाइट क्या होता है, तो स्पोरोफाइट ऑलवेज टू एन डिप्लॉयड आएगा। अब कैसा भी स्पोरोफाइट लिखे, वो मेल स्पोरोफाइट, फीमेल स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट लगा होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, स्पोरोफाइट लगा होना चाहिए। माइक्रो स्पोरोफाइट, मेगा स्पोरोफाइट, कुछ भी लिख दे, कंफ्यूज नहीं होना। अगर स्पोरोफाइट लिखा है इसका मतलब क्या होगा, टू एन, ठीक। और गैमेटोफाइट लिखा है इसका मतलब होगा बच्चों एन। गैमेटोफाइट कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाए, कोई पर भी गैमेटोफाइट लिखा हुआ मिल जाए, हमेशा कैसा होगा, एन ही होगा। चाहे वो मेल गैमेटोफाइट लिखे, चाहे फीमेल गैमेटोफाइट लिखे, चाहे माइक्रो गैमेटोफाइट लिखे, चाहे वो मेगा गैमेटोफाइट लिखे, कैसा भी गैमेटोफाइट लिखे, अगर गैमेटोफाइट लिखा है दैट मींस वो एन, और स्पोरोफाइट लिखा है इसका मतलब वो हमेशा टू एन ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों, क्योंकि ये इसका करेक्ट है। तो सर स्पोरोफाइट होता क्या है, स्पोरोफाइट का मतलब होता है जिस स्ट्रक्चर से स्पोर बनेगा, स्पोर नहीं, जिससे स्पोर बनता है उस स्ट्रक्चर को कहते हैं अपन क्या, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो यहां लिख सकता हूं कि स्ट्रक्चर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पोर फॉर्मेशन, जो स्ट्रक्चर स्पोर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको क्या कहा जाएगा बच्चों, स्पोरोफाइट कहा जाएगा। बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि स्पोर को स्पोरोफाइट कहते हैं, नहीं, जिस स्ट्रक्चर से स्पोर बनेगा ना उसको स्पोरोफाइट कहा जाएगा। तो गैमेटोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट का मतलब होता है स्ट्रक्चर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेट फॉर्मेशन,
गैमेट्स से फॉर्मेशन, कि जो स्ट्रक्चर गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसको क्या कहते हैं अपन, गैमेट कोफाइट। यानी जिससे स्पोर बनेगा उसको तो स्पोरोफाइट कहेंगे, वो हमेशा 2n होगा, और जिससे गैमेट बनेगा उसको गैमेटोफाइट कहेंगे, वो हमेशा n होगा। ये दोनों बात क्लियर हो गई। अब क्या होता है, आप जब ब्रायोफाइटा पढ़ोगे तो उसकी पूरी लाइफ में गैमेटोफाइट भी आएगा, स्पोरोफाइट भी आएगा, ठीक। फिर जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे वहां पर गैमेटोफाइट भी आएगा, स्पोरोफाइट भी आएगा। एंजियोस्पर्म पढ़ोगे वहां गैमेटोफाइट भी, स्पोरोफाइट भी। अब आपसे पूछा यह जाता है कि यार ये तो हर प्लांट में है, थैलोफाइटा में भी गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट है, टेरिडोफाइटा में भी गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट है, तो इनमें से कौन से प्लांट में तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है और कौन से में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, ये बताना है। क्वेश्चन समझे आप? क्वेश्चन समझे या नहीं समझे कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है वो हर प्लांट में प्रेजेंट है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट हर ग्रुप में प्रेजेंट है, लेकिन किसी ग्रुप में तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट हो जाता है, किसी के अंदर स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो जाता है। कैसे याद करें, कैसे हम इन चीजों को पढ़ें? तो अब देखिए, इनको पढ़ने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना सब लोग, बहुत सिंपल सा तरीका। एक टेबल बना रहा हूं यहां पर, देखना ध्यान से, ठीक है बच्चों। एक टेबल हम बनाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, क्या आ जाने चाहिए पांचों। ये हुआ। अब 5 ग्रुप बना लेते हैं। सबसे पहला होता है थैलोफाइटा, सबसे पहला ग्रुप थैलोफाइटा। दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, अभी देखना, अभी समझ जाओगे आप सब लोग क्या होने वाला है। तीसरा आ जाएगा आपके टेरिडोफाइटा। चौथा वो आ जाएगा जिम्नोस्पर्म, और लास्ट एंड फाइनल आ जाता है एंजियोस्पर्म। 5 ग्रुप हो गए हमारे पास, ठीक है ना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से में तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, कौन से में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, उसकी बात करनी है बस हमारे को, कि डोमिनेंट कौन सा है वो कैसे पता चलेगा सर, अभी पता चलेगा। देखना अभी, देखना आपको कौन से बताऊंगा, आप खुद बताने लग जाएंगे इसमें ये डोमिनेंट है, इसमें ये डोमिनेंट है। पहले एक बार बना दे, है ना, सुंदर सी। ये लीजिए, ये टेबल मैंने बना दी थी। अब हम क्या करेंगे, ये जो टेबल है, इस टेबल के इस वाले साइड में, मैं लिख देता हूं गैमेटोफाइट। क्या लिख दूंगा इधर, गैमेटोफाइट लिख दूंगा। और गैमेटोफाइट कैसा होता है, एन होता है ना बेटा, ठीक। और इस साइड क्या लिख दूंगा, इस साइड लिख दूंगा इसमें स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट आ गया, ये बस ध्यान रखना कौन से साइड गैमेटोफाइट लिखा है, कौन से साइड स्पोरोफाइट लिखा है। अब आपको बताना क्या है जी, आपको ये बताना है कि ये जो थैलोफाइटा गुरुजी ने लिखा है, ये जो थैलोफाइटा मैंने लिखा है, यानी एल्गी लिखा है, उस एल्गी की लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है या स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, ये बताना है। आपको क्या बताना है कि एल्गी में गैमेटोफाइट डोमिनेंट है या स्पोरोफाइट डोमिनेंट, ये बताना है। फिर मैं पूछूंगा ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट कौन है, ये बताओ। फिर मैं पूछूंगा टेरिडोफाइटा में डोमिनेंट कौन है, ये बताओ। फिर मैं पूछूंगा जिम्नोस्पर्म में कौन सा है, ये बताओ। यानी हर चीज को रटना पड़ेगा ऐसे तो, लेकिन हमारा तो एक ही उसूल है, हमारा तो एक ही नियम है क्या, कि हम चीजों को रटेंगे नहीं, हम चीजों को समझेंगे और कॉन्सेप्ट बनाएंगे। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, बनने वाला यहां से देखिए, क्या करूं मैं इसको, ये टेबल को मैंने ये देखा, ये वाला कोना ये रहा, वो वाला कोना वो रहा, है ना। इस कोने से उस कोने तक एक, ये क्या हो गया भाई, इस कोने से उस कोने तक एक लाइन खींच दी जाए, और ये खींच दी गई है लाइन बाकायदा, इस कोने से उस कोने तक एक लाइन खींच दी जाए, तो ये लाइन खींच दी मैंने, हाँ जी गुरुजी खींच दी। अब ये लाइन खींच दी, तो अब आप लोग डिसाइड करेंगे, अब क्या आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि ये जो थैलोफाइटा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो थैलोफाइटा दिखाई दे रहा है, इसके 2 पार्ट बन गए क्या, एक ये छोटा सा चुन्नू सा ये वाला, और एक ये बड़ा सा पार्ट, 2 पार्ट बन गए ना। तो ये बड़ा वाला पार्ट है वो कौन का है, वो गैमेटोफाइट का है, देखो गैमेटोफाइट वाली साइड का ना बड़ा वाला पार्ट, और छोटा वाला पार्ट कौन सी साइड का, स्पोरोफाइट। यानी यहां पर ये बड़ा वाला पार्ट किसका है, गैमेटोफाइट का, और जो बड़ा वाला पार्ट होता है वही क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ये लीजिए, बोलिए समझ में आया क्या। तो गैमेटोफाइट क्या हो गया, एल्गी में जो जितना बड़ा पार्ट होगा वो ही क्या होगा, हमेशा यहां पर डोमिनेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये डोमिनेंट क्या होगा, गैमेटोफाइट। तो यहां पर स्पोरोफाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिपेंडेंट। बोलिए समझ में आया क्या, डिपेंडेंट क्या होता है, बोलिए। अब अगर पूछे एल्गी में डिपेंडेंट क्या होता है, स्पोरोफाइट, डिपेंडेंट, और डोमिनेंट क्या होता है, गैमेटोफाइट, ठीक है। अब बताइए ब्रायोफाइटा में क्या होगा, ब्रायोफाइटा का डोमिनेंट स्टेज क्या है, ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट क्या होता है। तो ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट क्या हो जाएगा बताइए। तो गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा, ये लीजिए, ये डोमिनेंट है इसमें, ठीक है, ये डोमिनेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसमें डिपेंडेंट। तो ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट क्या होता है बताइए जल्दी से, ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब टेरिडोफाइटा को छोड़ दो, एक बार के लिए टेरिडो को छोड़ दो, जिम्नोस्पर्म में आ जाओ। पहले जिम्नोस्पर्म में देखो बड़ा पार्ट कौन सा आ गया, बड़ा वाला पार्ट अब स्पोरोफाइट आ गया, देखो ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया, यानी यहां पर स्पोरोफाइट क्या हो गया, बोलो जल्दी से, स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो गया, क्योंकि बड़ा वाला पार्ट है वो डोमिनेंट होता है, तो ये डोमिनेंट। तो यहां पर ये गैमेटोफाइट क्या हो जाएगा, बोलिए बेटा जी, तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट, है ना, तो ये डिपेंडेंट हो गया। एंजियोस्पर्म में बोलो, स्पोरोफाइट क्या है, बड़ा है ना, स्पोरोफाइट बड़ा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो यहां पर स्पोरोफाइट जो है वो कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट। अरे बस एक तो कॉन्सेप्ट है, जो पार्ट बड़ा है वो डोमिनेंट है, और जो छोटा पार्ट है वो क्या हो जाएगा, तो गैमेटोफाइट क्या हो गया, डिपेंडेंट। बोलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जो पार्ट बड़ा है वो डोमिनेंट है, जो पार्ट छोटा है वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन सर एक दिक्कत आ रही है टेरिडोफाइटा में, हाँ 2 मिनट का टॉपिक होगा, मुझे पता है आपकी अगली क्लास में 2 मिनट सिर्फ, ठीक है। मुझे पता है टेरिडोफाइटा में दोनों बराबर आ गए यार, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही, देख लो, ये देखो बराबर आ गया टेरिडोफाइटा। जब दोनों बराबर हो गए तो भाई साहब ना तो कोई डोमिनेंट ना कोई रिसेसिव, यानी कोई किसी पे डिपेंड नहीं करने वाला। आई कहानी समझ में। टेरिडोफाइटा में टेबल के दोनों पार्ट बराबर, यानी ये लीजिए, जब दोनों पार्ट बराबर हो गए इसका मतलब है कोई किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां लिख दूं मैं कि ये इसका स्पोरोफाइट है और ये इसका गैमेटोफाइट है। तो गैमेटोफाइट कैसा है, तो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, तो यहां लिख दूं मैं ये इनडिपेंडेंट हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आई क्या आपको, ये इंडिपेंडेंट है और स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इवोल्यूशन के बेस पे देखा जाए तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड तो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे,
टेरिडोफाइटा का जो मेन प्लांट होगा वो एन होगा या 2n, यानी टेरिडोफाइटा में जो हम आंखों से देखते हैं वो एन होता है या 2n होता है, तो वो 2n होता है, इसीलिए स्पोरोफाइट को हम डोमिनेंट लिख देते हैं। लेकिन कभी आप इस गलती में मत रह जाना कि मैंने स्पोरोफाइट को डोमिनेंट लिख दिया तो ये डिपेंडेंट हो गया ना, ये डिपेंडेंट नहीं हुआ, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। बोलिए जी, ये टेबल समझ में आई या नहीं आई आपको, जल्दी बोलो। अब आप कहीं पर भी गड़बड़ करेंगे इसमें, कौन से ग्रुप में कौन डिपेंडेंट होता है, कौन इसमें जो है आपके डोमिनेंट होता है, बोलो जल्दी से, है ना। हाँ, अब लिख रहा हूं मैं यहां पर मोस्ट डेवलप्ड स्पोरोफाइट कौन से ग्रुप में होता है, आंसर दे देना। और मोस्ट रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, आंसर बोलो दोनों क्वेश्चन के, इसका और इसका आंसर बोलिए। मोस्ट डेवलप्ड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट सबसे बड़ा कहां है टेबल में, देखो स्पोरोफाइट सबसे बड़ा कहां पर है टेबल में, तो स्पोरोफाइट तो सबसे बड़ा तो एंजियोस्पर्म में, तो इसका मतलब सबसे डेवलप्ड स्पोरोफाइट है एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में आएगा। और पूछे सबसे रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, यानी गैमेटोफाइट सबसे छोटा कहां है, तो गैमेटोफाइट ये है, सबसे छोटा कहां हुआ, ये हुआ, यानी एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट सबसे क्या होता है, रिड्यूस्ड, और स्पोरोफाइट क्या होता है, सबसे डेवलप होता है। अगर आपसे पूछा जाए एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाए एक चीज और पूछूं मैं, वो ये कि ये बताइए इवोल्यूशन जब हुआ, देखो कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है इवोल्यूशन जब हुआ तो गैमेटोफाइट डेवलप हुआ या स्पोरोफाइट डेवलप हुआ, बताइए इवोल्यूशन के टाइम पर, इवोल्यूशन कहां से शुरू हुआ, इस जगह से, और किधर कितना बड़ा, इधर कितना बड़ा इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन थैलोफाइटा से चल के एंजियोस्पर्म की तरफ आया, तो बताइए गैमेटोफाइट डेवलप हुआ या स्पोरोफाइट ज्यादा डेवलप हुआ, जल्दी बोलिए कौन सा ज्यादा डेवलप हुआ, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, यस। यानी इवोल्यूशन के साथ साथ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इवोल्यूशन के साथ साथ स्पोरोफाइट तो डेवलप होता गया और गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड होता गया, इसीलिए कहा जाता है सबसे रिड्यूस्ड टाइप का गैमेटोफाइट किसमें होता है, वो एंजियोस्पर्म में होता है। ये क्वेश्चन आपसे प्लांट रिप्रोडक्शन में भी पूछ सकता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म का गैमेटोफाइट जो होता है ना, वो होता है क्या, पोलन ग्रेन, तो सबसे रिड्यूस्ड टाइप का गैमेटोफाइट वो एंजियोस्पर्म में होता है, सबसे डेवलप टाइप का स्पोरोफाइट एंजियोस्पर्म में होता है। इस टेबल को अच्छे से पढ़ें, ये टेबल अगर आपने अच्छे से पढ़े तो आपको पांचों ग्रुप की एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कौन से में डोमिनेंट क्या होता है, कौन से में रिड्यूस्ड या डिपेंडेंट क्या होता है, और टेरिडोफाइटा में कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, बट फिर भी स्पोरोफाइट को डोमिनेंट कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी इससे अगला ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, इसलिए इतना टाइम लग गया, अदरवाइज थैलोफाइटा शुरू हो जाता। अगली क्लास में थैलोफाइटा के साथ हम शुरू करेंगे, और थैलोफाइटा में ग्रीन एल्गी, ब्राउन और रेड एल्गी को हम कंपैरेटिव पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस टेबल को अच्छे से पढ़ें आप लोग, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, और फिर कहीं दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से लेता हूं अलविदा, टाटा बाय बाय, हंसते रहो मुस्कुराते रहो और अपने देश और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।